अस्सलाम गाइस, दिस इज यासिर। दिस इज अवैस। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग चैनल को देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। अभी हमारी जो लास्ट विंटर के ऊपर हमने वीडियो दी थी, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, उस पर बहुत कमेंट्स आए और बड़े लोग हैरान थे कि कैसे फ्रेश एयर हम ओपन कर रहे हैं और टेम्परेचर से कह रहे हैं कि आप लोग ना घबराएं। तो अब आप पहले ये वीडियो देखें। ये आज मैंने वीडियो अपनी एवरी की रिकॉर्ड की आज सुबह की, तो आप देखें ज़रा कि एक्चुअल आपको हम सीन दिखा रहे हैं कि हम जो आपको बताते हैं वो पहले अपनी एवरीज में इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको सक्सेसफुल अगर वो होते हैं रिजल्ट तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए वीडियो। चलें, शुक्रिया। तो अब चलते हैं आज के मौजू की तरफ। तो आज का मौजू जो है हमने सेलेक्ट किया है ताकि बहुत सारी नई इनोवेशंस होती हैं हॉबी में, शौक में, और हमें उनको ट्राई करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि मैं आई एम लकी के अवैस जैसे मेंटोर मेरे साथ हैं, तो हमने बहुत सारी नई चीज़ें अपनी एवरेज में लगाई। जैसे वाईफाई टेम्परेचर्स हैं, हमने वाईफाई टेम्परेचर्स मंगवाए बाहर से और अपनी एवरेज में लगाए, तो हम अपने मोबाइल के ऊपर सारा दिन देख लेते हैं कि इस वक्त हमारी एवरी का क्या टेम्परेचर है। तो इस तरह से बहुत सारी इनोवेशन चीज़ें हैं। तो उसमें एक इनोवेशन और हम देख रहे थे, वो है इंक्यूबेशन की। इंक्यूबेशन लाइफ स्टॉक में तो बहुत पुरानी है बस। लव बर्ड्स में आपको कितना अर्सा हो गया है लव बर्ड का काम करते हुए? अराउंड 3 इयर्स। 3 इयर्स। आपके पास इंक्यूबेटर है? नहीं, नो, वाई? अभी उस तरफ सोचा ही नहीं हमने ऐसा कुछ करने का कि कुछ ऐसी भी चीज़ को जो है वो ट्राई किया जा सकता है। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए वैसे आप इंक्यूबेशन प्रोवाइड क्या चीज़ करती है? एक मशीन हम देखते हैं जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर यस, देती है, कांस्टेंट ह्यूमिडिटी देती है। एग्री। आप उसको लर्न करेंगे उसकी टेक्निक्स को, और तो वाई नॉट, आपके जहन में ख्याल क्यों नहीं आया कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं लव बर्ड में? इसको मैंने देखा है मुर्गियों वगैरह के लिए, और बिग बर्ड्स में तो अदील चौधरी साहब हैं, जी हाँ। वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और उन्होंने बहुत अच्छे इंक्यूबेटर्स रखे हैं। तो वाई नॉट लव बर्ड्स? हाउ डू यू फील अबाउट दैट? इसमें थोड़ा सा ये है कि बिग बर्ड जो है वो जब हैच होता है तो वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, उसको फीड करवानी, हैंड फीड भी ईजी है ज़रा। और इंक्यूबेशन जो एक प्रोसेस है पूरा, उसके लिए प्रॉपर एक नर्सरी अवेलेबल होनी चाहिए, आपके पास बंदे होने चाहिए जो हैंड फीड करवा सकें, या आप 24 आवर डेडिकेटेड हो वहाँ। तो क्योंकि मैं 24 आवर अवेलेबल नहीं हो सकता अपने बर्ड्स के लिए और मेरे कुछ और भी काम है, तो इस वजह से मैं शायद इस तरफ नहीं आया अभी। गो के लास्ट ईयर जब हम फोस्टर्स के एग फेंकते थे तो ये ज़रूर जेहन में ख्याल आया कि हम इनको भी इंक्यूबेट करके और पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ चिक्स हैं वो बड़े हो जाएं, क्योंकि जब हम फोस्टर करते हैं 5 एग्स ऑफ द म्यूटेशन अंडर फोस्टर पेयर और उनके 5 एग्स फेंक देते हैं, तो 5 की जो एग्स की प्रोबेबिलिटी है वो तो हमने खुद ही ज़ीरो कर दी। अब जो रिमेनिंग 5 है म्यूटेशंस के, उसमें से एक आधा डेड इन शेल हो गया, ये एक डेड बिफोर रिंग हो गया, तो आपके पास 3 आ गए। तो ये आइडिया ज़रूर जेहन में आया कि हम वो 5 इनक्यूबेट कर दें और उसमें से अगर कोई हैचिंग हो जाती है तो ये 4-5 बच्चे और ऐड हो सकते हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट इसीलिए नहीं किया कि अभी थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है और कुछ शायद कॉन्फिडेंस भी अभी उस तरफ नहीं है कि किया जाए इसको। जी। तो वैसे भी मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, हमारे एक एवरी वाले हैं एफ के नाम से, जी हाँ। वो इस पे काफ़ी वीडियोस कर रहे हैं और मैं उनको देख रहा था, तो बड़ा सक्सेसफुल अब जी। तक चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके क्या प्रोज फायदे क्या हो सकते हैं अगर कोई हमारा दोस्त या हम लोग अपनी एवरी के अंदर इंक्यूबेटर लाएं? तो उसके क्या, कहाँ कहाँ, जैसे अभी आपने बिल्कुल सही बात की कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, पहला फायदा तो ये यस। समझ आ रहा है। दूसरा ये समझ आ रहा है कि अगर हमारे पास फॉस्टर्स पेयर ज़्यादा हैं, जो उनके एग्स हम फेंक रहे हैं, तो हम उन एग्स को बचा सकते हैं। यस, बिल्कुल। ठीक है। ये तो ये बेनिफिट है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि आगे
आप रिकमेंड करेंगे कि ये इंक्यूबेशन होनी चाहिए, इंक्यूबेटर होना चाहिए? जी, आई थिंक सो कि जिनकी एवरी का जो वॉल्यूम है वो अच्छा है और उन्होंने फोस्टर्स भी लगाए हुए हैं, तो अगर वो इंक्यूबेशन सिस्टम इसको अडॉप्ट करते हैं और वो 24 आवर अवेलेबल हैं अपने बर्ड्स के लिए, और नहीं भी हैं लेकिन अगर वो एक प्रॉपर टाइम दे सकते हैं थोड़ा बहुत, तो मेरा ख्याल है ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक आप एसेट है जो आपके वर्थ में ऐड हो सकता है, लाइक वो एग्स की सूरत में और चिक्स की सूरत में हम उसको खुद से ही फेंक रहे हैं। और सम टाइम तो बल्कि ऐसा भी होता है कि किसी ने अर्ली इंक्यूबेशन की और अर्ली फोस्टरिंग कर दी, तो पता लगता है कि फोस्टर्स के एग भी ज़ाया हो गए और जो म्यूटेशन के एग रखे थे वो भी ज़ाया हो गए, तो वो पूरे दोनों क्लच ज़ाया हो जाते हैं। तो इस चीज़ से भी बचा जा सकता है। मतलब काफ़ी फ़ायदे ज़रूर हैं इंक्यूबेशन के। आई मस्ट से कि ये एक रेवोल्यूशनरी चीज़ हो सकती है इस इंडस्ट्री के लिए। तो वैसे एक चीज़ और बताइए, आपने शुरू में बात की कि हैंड फीड हम नहीं कर सकते, हमारे लव बर्ड का बच्चा इतना छोटा होता है। जी। तो आपने कभी हैंड फीड ट्राई की है 1 डे चिक को या 2 डे चिक को? नहीं, मैंने नहीं कभी ट्राई की, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और बड़े बच्चे को सम टाइम कोई अगर माँ बाप फीड करना छोड़ दें और उसको मतलब फीड नहीं करवा रहे, तो उनको हेल्प आउट करने के लिए कभी कभार वो तो मैं कर सकता हूँ। तो अगेन वही रीज़न है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक अवेलेबल नहीं होता, और जब आप हैंड फीड पे एक बच्चे को उठा लेते हैं तो ये प्रॉपर एक जॉब है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो इस वजह से भी मैं उसको अडॉप्ट नहीं करता कि अगर आप उस चीज़ को पूरी मुकम्मल 100% नहीं दे सकते, तो बेहतर आप उसको अडॉप्ट ना करें। तो इस वजह से शायद मैं नहीं अभी कर सका, वरना बहुत बेनिफिशियल है ये। ओके, वैसे आप 3 साल से इस बिजनेस में हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि इसके नुकसान भी कोई देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैं यस बर्ड्स मुल्तान है, आप डबल ए बर्ड्स मुल्तान है, हम लोग अपने एवरेज में इनक्यूबेटर रखें, तो उसका जी। कोई हम नुकसान भी हम उठा सकते हैं? तो इस तरह का है आपके जहन में? जी, नुकसान ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई है। परसेप्शन के कुछ नुकसानात हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद इंक्यूबेटर से या आप हैंड फीड पे बच्चा ले लेते हैं तो वो बच्चा वीक होता है या वो प्रॉपर ब्रीड नहीं करता, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंक्यूबेशन में ज़रूरी भी नहीं है कि आप बच्चे हैंड फीड करें, उसके और भी कई चीज़ें हैं, जब आप सोचते हैं बैठ के तो कई सोल्यूशन निकल आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा सच इसके नुकसानात हैं, बेनिफिट ही हैं। चाहे अगर आप पूरे सीज़न में एक ऐसा एग जो आपने फेंक देना था और वो हैच हो जाता है, तो डेफ़िनेटली वो ऐड हो रहा है, माइनस कुछ भी नहीं हो रहा। तो जो अब तक जो हमारी डिस्कशन है उसमें 2 फायदे समझ आ रहे हैं। एक कि हम जो फॉस्टर्स के एग फेंक देते हैं हम वो सर्वाइव कर सकते हैं। सेकेंडली जैसे अवैस ने कहा कि जैसे हमारे म्यूटेशंस के एग्स स्विच होते हैं और उनके अंदर कोई डेड इन शेल्स होते हैं तो हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं उनके साथ से। तीसरी चीज़ अवैस मुझे ये बताइए, जैसे आजकल बड़ा हार्श वेदर है, जी। टेम्परेचर 4 या 5 चला जाता है, तो कहीं इंक्यूबेशन पेरेंट्स भी छोड़ रहे हैं बर्ड्स के, तो अगर इस तरह की हो तो हम वो एग्स भी बचा सकते हैं डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। इंक्यूबेशन मैंने में। कल ही बल्कि एक केस फेस किया है। मेरा एक फोस्टर पेयर है, उसकी फ़ीमेल को आई थिंक सो कोई इश्यू हुआ है ठंड की वजह से, तो उसने अपनी इंक्यूबेशन छोड़ दी है। तो वो एग मैंने उठा के मुख्तलिफ पेयर्स के नीचे एक-एक करके रख दिए। लेकिन डेफ़िनेटली अगर मेरे पास वो पेयर अवेलेबल ना होते, तो मैंने उनको फेंकना था। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट अगर आप यहाँ पे वो इंक्यूबेशन के लिहाज से बात हो रही है, इंक्यूबेटर के लिहाज से, तो अगर वो मेरे पास फैसिलिटी होती, डेफ़िनेटली मुझे पेयर्स के पास भी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं, मैं वो उठाता और चुप करके अपने इंक्यूबेटर्स में वो एग्स को प्लेस कर देता। तो ये बेनिफिट डेफ़िनेटली है। और सर्दी में ये आता है इशू, पेरेंट्स मुख्तलिफ कंडीशंस में बच्चों को छोड़ देते हैं, एग इंक्यूबेट करना छोड़ देते हैं, ये इश्यूज़ आते हैं। वैसे एक चीज़ और भी हम डिस्कशन कर रहे थे पहले इस वीडियो से कि एक मेरिट और भी समझ आता है इसका, एक फ़ायदा और भी समझ आता है। वैसे मैंने एक चीज़ देखी थी कि जैसे एक पेयर के नीचे 5 एग्स हैं और जी। पहला बच्चा हैच हो गया और दूसरा बच्चा हैच हो गया, तो एक दो केसेस में मैंने देखा कि वो बाकी 3 अंडों के ऊपर तवज्जो कम हो जाती है पेयर्स की, जी, और फिर ड्रॉपिंग्स के साथ वो एग्स भी ख़राब हो ख़राब हो रहे हैं। जाता तो हम अगर हमारे पास इंक्यूबेटर मशीन हो तो एक दो हैचिंग के बाद हम उनके एग्स रिप्लेस कर सकते हैं डमी एग्स के साथ, है। जी, और फिर उनको हैच करके हम वापस ला वापस सकते ला हैं। सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस आज की डिस्कशन में इंक्यूबेटर जो है इट्स अ गुड थिंग, और इसको आप लोग एक्सप्लोर कीजिए। हमारी अगर शुरू की वीडियोस देखें तो हमने कहा कि नॉलेज बढ़ाइए, इस बारे में हम भी अपना बढ़ा रहे हैं, और हम इसके ऊपर सीरियसली रिव्यू कर रहे हैं कि व्हाई नॉट के इंक्यूबेशन के ऊपर काम किया जाए, इंक्यूबेटर्स रखे जाएं और उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देखी जाए क्या है, क्योंकि एक्चुअल असल ये बिजनेस चलेगा वॉल्यूम्स के ऊपर। और प्रोडक्टिविटी पर पेयर जो हमने पीपीपी आपको एक वीडियो दी थी, अगर हमारी बेहतर होती है तो हम सर्वाइव करेंगे आगे, वरना नहीं।
तो आप भी अपने एंड पे देखिए तो कि इसको आप कैसे अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एट द एंड एज यूजुअल अवैस आप क्लोजिंग करेंगे आज की डिस्कशन के ऊपर। जी, आज तो सारा वीलॉग ही मेरे ऊपर क्वेश्चंस की बौछार थी। तो एंडिंग भी मैं करता हूँ जिस तरह भी यासिन ने कहा, प्रोडक्शन पर पेयर। तो इनक्यूबेटर से डेफिनेटली आप प्रोडक्शन पर पेयर बढ़ा सकते हैं, जो हमारी एक स्पेड वर्क है उसके तहत, क्योंकि इस वीलॉग से पहले हमने कुछ वर्किंग की अपनी, तो उसमें आप बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि म्यूटेशन जो है आपकी, डेफिनेटली आप उसमें प्रोडक्शन पर पेयर बढ़ा ज़रूर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए, उससे क्वालिटी इफेक्ट होती है। तो ये जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं यासर और मैं, ये हमारे लाइक लुटिनो कॉमन्स, ग्रीन फिशर और जो हमारे इनोज हैं, कमर्शियल बर्ड्स हैं, ये उनके हवाले से बात हो रही है। और उसको मैं इस तरीके से अपने सेकंड करूँगा, लाइक अगर अब रेट्स कम है, तो अगर हम प्रोडक्शन अपनी बढ़ा लेते हैं, तो आपके पास ये इशू जो आ रहा है इस टाइम, लेट्स सपोज कि अभी 22,000 23,000 रुपये का क्रीमियन है, तो आपको इशू हो रहा है कि लास्ट ईयर 35 था, मैं 22 में कैसे सेल कर दूं। लेकिन अगर आपके पास उसके अगेंस्ट बर्ड 2 की बजाय 5 होते हैं, तो फिर आपको 22 में भी सेल करते इशू नहीं होगा, क्योंकि आपके पास हैंडसम अमाउंट आ जाती है। तो ये इसका बेनिफिट है और कई चीज़ों में ये हमें बेनिफिट दे सकता है और आपके इंटरेस्ट को बहाल रख सकता है। जी थैंक यू वैस, बट आई वुड लाइक कि मैं एग्री शायद नहीं कर रहा आपके इस पॉइंट से। आपने एक बात की कि आई एम सॉरी कि मैं जी एग्री जी, नहीं कर रहा प्लीज प्लीज प्लीज। कि ये हम म्यूटेशंस के लिए नहीं कर रहे। वाई हम म्यूटेशंस के लिए क्यों नहीं कर रहे? हम अपनी म्यूटेशंस से प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा रहे? और दूसरी बात मुझे ये बताइएगा, एक इससे जैली सवाल है, चलें अच्छा है। अच्छा गाइस, हम जो वी लॉग रिकॉर्ड करते हैं, हमारा कोई स्क्रिप्ट नहीं होता यस। और हम इसको एज अ नेचुरल डिस्कशन के तौर पे लाते हैं। और अवैस मुझसे पूछते हैं कि आज क्या क्वेश्चन है, तो मैं इनको कहता हूँ ये सरप्राइज़ है, ताकि एक्चुअल चीज़ आप तक आए। तो जी, मेरा क्वेश्चन था अवैस के, एक तो ये बताएं कि हम म्यूटेशंस भी क्यों नहीं करते? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से क्या क्वालिटी ख़राब होती है म्यूटेशंस में? नंबर वन। नंबर टू, मेरा क्वेश्चन, चलें पहले आप इसका जवाब दें, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन। देखें, कोई भी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, वो डेफिनेटली उसमें इशू आता है। ये पूरी दुनिया में कानून है। और जब आप म्यूटेशन को ओवर यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली इसकी क्वालिटी डाउन होगी। बच्चे वीक भी हो सकते हैं, साइज़ भी छोटा हो सकता है, उसके कलर्स, पिगमेंटेशन पे भी इश्यूज आ सकते हैं। तो म्यूटेशन का मैंने इसलिए कहा कि म्यूटेशन का बर्ड एज कंपेयर टू कमर्शियल बर्ड सेल करना इतना इजी नहीं है आम ब्रीडर्स के लिए। तो अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेते हैं, तो जब आपकी एवरी में केजीज फुल ऑफ म्यूटेशंस होंगे, तो वो आपको डिमोरलाइज करेगा। तो म्यूटेशन का एक बर्ड ही जो है वो देखी थी। मेरा तो यही कंसेप्ट है, बाकी यासिर इसको मजीद रिफाइन करेंगे या मुझे करेक्ट करेंगे नहीं या ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। आप सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। नहीं। अच्छा, सेल ओनली, नॉट ओनली सेल्स प्लीज। क्वालिटी 100% मैं क्वालिटी के लिहाज से बात कर रहा हूँ। ये अच्छा चलें, मैं इसको इस तरीके से भी सेकंड करता हूँ कि जो क्वालिटी आपके फर्स्ट क्लच की होती है, ये आप सब लोग इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि वो क्वालिटी आपके सेकंड क्लच की नहीं होती। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप फर्दर क्लचेज लेते जाते हैं, क्वालिटी बैरल डाउन होती है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा, अच्छा ये बस बताएं कि हमारी क्वालिटी सेकंड क्लास की क्यों ख़राब हुई? क्योंकि बर्ड की न्यूट्रिशन कम होगी। उसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू हमने मेंटेन की थी ऑफ सीजन में, उसका मैक्सिमम हिस्सा फर्स्ट क्लच पे यूज हो जाता है। और तो अगर अगर हम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को ठीक रखें? कर सकते हैं, लेकिन इतने छोटे टाइम स्पैन में आप उतने, मतलब लेट्स सपोज वो सेकंड क्लच ले करता है, आप उसका फर्स्ट क्लच उठा लेते हैं, सेकंड क्लच वो 22-25 डेज के अंदर अगर ले करता है, तो आप 25 डेज के अंदर कितनी उसकी न्यूट्रिशन पूरी कर लेंगे? ओवरडोज करेंगे तो इश्यूज हैं, स्लोट उसको आप देंगे तब भी वो न्यूट्रिशन अपनी पूरी नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अच्छा वैसे इसमें जो आप बातें कर रहे हैं, इसमें से कितनी चीज़ आप आपके अपनी एवरी के अंदर हैपन हुई हैं? लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोई म्यूटेशन है, अपलाइंस हैं, पेल फेलोज हैं, डन फेलोज, उनके वाकई सेकंड और थर्ड क्लच क्या वो अजीब से बच्चे आए हैं? अजीब से मुराद फिर वही है कि जो एग साइज हैं समटाइम वो छोटे हो जाते हैं। ये आप सब लोग, यासिर साहब तो मुझे टफ टाइम दे रहे हैं इस टाइम। लेकिन अच्छा, यहाँ से आपको ये भी फील हो रहा होगा कि मेरे फेस एक्सप्रेशन से भी ये प्रॉपर रियल हम बनाते हैं, रियल, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है चीज़। तो बहरहाल मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें तो ये हुआ है कि सेकंड क्लच में सम टाइम आपके नंबर ऑफ एग्स भी कम आ जाते हैं और जो हैचिंग इश्यूज आते हैं। फिर बर्ड्स की क्वालिटी, जो साइज है बच्चे का सेल्फ होने के बाद, उस पर फर्क पड़ता है। माँ बाप थोड़े
कम न्यूट्रिशन जो है वो रखते हैं, इस वजह से उसका आगे क्वालिटी के इश्यूज आते हैं। थैंक यू अवैस। देखें गाइस, हम लोग आपस में जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ नॉलेज के लिए है। यस। और मैं अवैस का शायद डिफरेंट सा स्टूडेंट हूँ कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि 3-4 साल के जो एक्सपीरियंस है उसको हम रियलाइन करके और रिजल्ट्स को बेहतर से बेहतर करें। तो मैंने 2 वीडियोस पहले हमने आपको बताया था कि अगर हमारा फर्स्ट क्लच से दूसरा क्लच बेहतर नहीं है तो हमें काम छोड़ देना चाहिए। तो सेकंड क्लच का बच्चा या थर्ड क्लच का बच्चा उतना ही अच्छा होना चाहिए प्रोडक्टिव हर लिहाज से, क्वालिटी या जो हमारा फर्स्ट क्लच है उसको कैसे करना है, दैट इज़ दी डिस्कशन कि हम अपने ब्रीडर्स को किस तरह से उनके न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ पूरी रखेंगे, उनके वेदर कंडीशन का ख्याल रखेंगे और उनको आगे लेके चलेंगे। अच्छा वैसे सेकंड मेरा जो क्वेश्चन आपसे था वो ये था कि जब अगर हम एक इनक्यूबेटर जो हमने अभी पेपर पे मॉडल बना रहे थे, जी जी। इंक्यूबेशन में हमें ये भी फ़ायदा है कि हम अपनी म्यूटेशन से मैक्सिमम एग्स लें और उनको हम कोई भी बच्चा ना पालने दें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मींस कि लेट्स सपोज अब मैं तो एक छोटा ब्रीडर हूँ, मेरे लिए एक ऑफलाइन इज अ म्यूटेशन ना, सिंपल। तो मैं चाह रहा हूँ मेरे ऑफलाइन सिर्फ एग्स देते रहें और उनके एग्स जो या फॉस्टर्स में जाते रहें या मशीन में जाते रहें और वो बच्चा ना पालें। तो मेरा ये ख्याल है, अभी तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि एक जो ब्रीडर बर्ड है वो शायद एग देने में उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं लगती जितनी बच्चे को पालने में लगती है। तो आप इस मेरी इस थिंकिंग के बारे में क्या समझते जी, मैं आपके क्वेश्चन को रिवर्स लेके चलता हूँ, तो एंड पे जो आपने बात की इससे मैं एग्री करता हूँ कि लेइंग पे बर्ड की इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती जितनी वीनिंग में लगती है। इसमें बर्ड आपने देखा होगा कि अगर आप किसी पेरेंट्स पेयर से लेइंग ले रहे हैं तो वो विजुअली साइज़ उसको आप पकड़ेंगे, उसकी जो हेल्थ है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई होती। लेकिन अगर वो एक क्लच पाल के फारिग हो रहा है और आप उस बर्ड को पकड़े हैं हाथ में, तो वो आपको क्लियर डिफरेंस दिखाता है। वो पूरे का पूरा बर्ड ही जो है ना वो झड़ जाता है, जिसको हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं, काफ़ी कमज़ोर हुआ होता है। तो ये डेफिनेटली इससे फ़र्क पड़ता है। बाकी जो आपने स्टार्ट में क्वेश्चन किया कि अगर हम म्यूटेशन पेयर से सिर्फ एग्स लेते जाएँ और उससे बच्चे जो है रेज करने का मौका ना दें, मेरा ख्याल है कि उससे बात तो फिर वहीं आ जाएगी कि हम म्यूटेशन से बहुत ज़्यादा एग्स ले रहे हैं, और वहाँ पे फिर मेरा यही पॉइंट है कि क्वालिटी इफेक्ट होगी। और दूसरा इसमें ये पॉइंट आएगा, ऐड होगा, कि अगर आप एक पेयर से सिर्फ एग्स ले रहे हैं तो जब आप कभी उसको बच्चे देंगे पालने के लिए तो वो बच्चे नहीं पालेगा, वो उनको छोड़ देगा। एग्स ऊपर 10 दिन बाद, 12 दिन बाद इंक्यूबेशन छोड़ देगा। इस तरह के बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं। तो बेहतर है कि आप जो म्यूटेशन है उनसे एक आधा क्लच ज़रूर पलवाएं हर सीज़न में, अगर आप फोस्टिंग बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। अदरवाइज कोई इशू नहीं है खास। चलें गाइस, दीज आर सम बर्निंग क्वेश्चंस और आई एम ऑलवेज ओपन के मैं अवैस की सजेशंस को एक्सेप्ट करता हूँ और फिर थैंक यू। कोशिश करता हूँ कि मेरे अपने जो आइडियाज़ हैं वो उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और फिर इनसे टेस्ट करवाता हूँ कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक। इससे हम दोनों की रिफाइनिंग आई होगी। आई एम स्टिल अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि जितने मर्जी आप क्लच ले लें, क्वालिटी में कमी नहीं आनी चाहिए या नहीं आती। लेट्स सी एट द एंड ऑफ द सीजन who is the इंशाल्लाह। correct, but उस्ताद है हमारे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अवैस, लास्ट कमेंट। बस थैंक यू जी। ये अब, हमारे जो वीलॉग्स हैं आप देखें, और अगेन जो लास्ट वीलॉग में कहा था कि अपने कमेंट्स दें, हमें बताएं कि हम किस चीज़ को कवर करें मज़ीद, और किस चीज़ को मज़ीद आप लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू। कॉन्सेप्ट जो गाइस है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। हम अपने एक पेयर से एट द एंड ऑफ द सीजन अगर 12 से 14 बच्चे हर पेयर से नहीं ले रहे तो वी विल हम रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।